वंदे मातरम। आज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए बच्चों, आज पढ़ेंगे धातांत नियम। ठीक, यह धातांत नियम हम क्यों पढ़ेंगे भाई? हमें प्रश्न इसी से संबंधित बनाना है। हमें प्रश्न बनाने के लिए ये नियम पता होना चाहिए, है ना। ये रूल्स पता होना चाहिए, तभी हम धातांत नियम तो बना सकते हैं। अन्यथा हम लोग बनाने में बहुत परेशानी होगी, बहुत लंबा प्रश्न बनेगा, है ना। तो हम लोग धातांत यदि नियम पता रहेगा हमें, तो आसानी पूर्वक बना सकते हैं। अब कैसे बनाना है, नियम के अनुसार देखते हैं। पहला नंबर नियम यह आता है, जब दो समान आधार वाली घातीय राशियों का गुणा होता है तो गुणनफल में आधार वही रहता है तथा उनकी घातें आपस में जुड़ जाती है। भाई आप लोग इस फार्मूला के अनुसार देख रहे हैं कि x का घात m है गुणित x का घात n है बराबर x का घात है m धन n। अर्थात दोनों में यदि दो समान आधार वाली राशि है ना, इसमें भी आधार x है, इसमें भी आधार x है, दोनों का आधार समान है, तो इसीलिए बोल रहे हैं दो समान आधार वाले। ठीक, इन दोनों को यदि गुणा होता है, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो गुणनफल में आधार वही रहता है। इसमें इन दोनों में आधार x है तो इसमें भी आधार x ही रहेंगे और उसके घात आपस में जुड़ जाता है। तो घात आपस में देखते हैं जुड़ता है या नहीं। यहाँ पर जुड़ गया है m धन n, अर्थात दोनों में घात आपस में जुड़ गए, दोनों के घातें आपस में जुड़ गया है। ठीक, तो यह तो हुआ नियम नंबर फर्स्ट। आप लोग तो नियम तो याद रखना पड़ेगा, तभी आप लोग धातांत से संबंधित प्रश्न बना सकेंगे। ठीक भाई, दो समान आधार वाले घातीय राशियों तो गुणा होता है तो आधार वही रहता है, घात आपस में जुड़ जाता है। ठीक, इससे एक प्रश्न देख लेते हैं उदाहरण के तौर पे। जैसे 5 का घात 4 गुणित 5 का घात 2, 5 का घात 4 गुणित 5 का घात 2 बराबर क्या हो जाए यहाँ पर 5 का घात 4 धन 2। 5 का घात क्या होगा 4 धन 2, तो हल करने पर प्राप्त होगा 5 का घात 6, है ना। 4 धन 2 बराबर होगा 6। अब ये 5 का घात 6 होता है या नहीं होता, इसके उत्तर की जांच करते हैं तो विस्तार से हल करते हैं। आइए हल करके देख लेते हैं कि 5 का घात 4 गुणित 5 का घात 2 तो आपस में गुणा करते हैं तो 5 का घात 6 आता है या नहीं। ठीक, आइए हल करते हैं। यहाँ पर 5 का घात 4 तो मैं क्या लिखूंगा, 5 का गुणा 4 बार। ठीक, और 5 का घात 2 मतलब 5 का गुणा 2 बार। अब इन दोनों का गुणा हुआ है तो प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, अरे सॉरी 1 2 3 4 5 6, हाँ लिखना है। ये 5 का घात 4 1 2 3 4 तो 1 2 3 4, अब 5 का घात 2 मतलब 2 1 2। अब कितना बार हुआ इसे देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 5 का घात कितना है 6, और यही हम लोग यहाँ पर लिखे 5 का घात 6। ठीक, तो हमें इतना लंबा चौड़ा ज़्यादा नहीं लिखना है भाई। आप लोग तो बोलेंगे कि नियम के अनुसार, है ना, यह नियम प्रमाण रखते हुए इसे हल कीजिए, इस प्रकार से बोलेंगे तो यहाँ पर विस्तार नहीं करेंगे। इस नियम के अनुसार से आपको हल करना है, तो ये बहुत सरल होगा भाई। 5 और ये घात आपस में जोड़ देंगे, 4 और 2 तो 4 और 2 हो गया 6। ठीक, इस प्रकार से हमें क्या करना है, प्रश्न को हल करना है। ठीक, ये तो हो गया नियम नंबर पहला। अब देखते हैं नियम नंबर
दूसरा घातांक दूसरा नंबर नियम देखते हैं, है ना। तो दूसरा नंबर नियम में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना है और समझना है। दूसरा नंबर में है घात ती घात, घात ती घात वाली राशियों को सरल करने पर धातुओं का आपस में ड्रॉ हो जाता है। यदि यहाँ पर कोई दो धात हुआ है, दो धात दिया है, पहला तो धात दिया है, जो भी राशि का धात दिया है उसके ऊपर में और धात है ना। आप लोग इस फार्मूला देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक्स का धात m है और कोष्टक के बाहर इन पूरे के धात n है। इस प्रकार से घात ती घात वाली राशि तो सरल करते हैं तो धात तो आपस में ड्रॉ हो जाता है। एक्स का इधर धात है m और n, इन दोनों का क्या हो जाए है, ड्रॉ हो जाए है। ठीक, एक्स का घात m और पूरे का घात n इस प्रकार से यदि दिया रहता है संख्या में तो हम उसी तरह से अलग करते हैं। आधार तो वही जाएगा लेकिन धातों का आपस में ड्रॉ हो जाता है, आपस में क्या होता है, जुड़ा होता है ना। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे देते हैं यहाँ पर कि जैसे 5 का घात है 2, 5 का घात 2 और इन पूरे का घात है 3, तो इसी तरह से हल करना है। 5 का घात हो जाएगा 2 गुणित 3, 5 का घात हो जाएगा 2 गुणित 3, अर्थात 5 का घात हो जाएगा 2 तिया 6। ठीक, इस प्रकार से इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये हमेशा आप लोग याद में रखेंगे, है ना। नियम नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, नियम नंबर दूसरा क्या कह रहा है। इस प्रकार से ये नियम यदि आपको पता है तो इसमें से एक भी प्रश्न नहीं बचेंगे, पूरा आसानी रूप से इतने मिनट में बन जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या क्या है, एक्स का घात m दिया है और इसके पावर क्या है, n है, और है ना उसके घातांक और n है पूरे का, तो इन दोनों घातों के बीच में क्या हो जाता है, ड्रॉ हो जाता है। बस इतना ही याद रखना। जैसे यहाँ पर 5 का घात 2 लिखा हूँ और पूरे का घात 3 है, तो क्या हो जाएगा 5 का घात 2 गुणित 3। ठीक, 2 और 3 का क्या हुआ, ड्रॉ हुआ, तो 5 का घात कितना हुआ, 6। अब इसको आप लोग को बता रहा हूँ, विस्तार करके बता रहा हूँ, है ना, मतलब इसे हल करके बता रहा हूँ, हमारा ये उत्तर आता है या नहीं आता, ये ध्यान देना। जैसे 5 का घात 2 और पूरे का घात 3 ऐसा दिया है ना। अब हल करके बता रहा हूँ। ये 5 का घात 2 इधर कोष्टक में, कोष्टक के बाहर 3 दिया है, मतलब 5 का वर्ग, तो हमें कितना बार करना है, 3 बार ड्रॉ करना है। पहला हुआ और ये दूसरा और ये तीसरा, इतना है समझ में भाई। यहाँ पर 5 का घात 2 है, इधर है 3, है ना। इसका 5 का घात 2 और इन पूरे का घात 3 है, तो मैं इसे 3 बार ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब आप लोग तो पहला नियम में बताया था कि यदि आधार समान है ना, और घात अलग अलग है या फिर एक समान है, तो इन दोनों के बीच यदि व्रत चिन्ह हो तो धात आपस में जुड़ जाता है। क्या हो जाता है, जुड़ जाता है ना। तो ये आधार 5 है तो आधार 5 ही रहेगा। इसमें उससे जो पहले नियम थे उसमें 2 राशि थे, इसमें 3 राशि हो गया, तो तीनों राशि का आधार समान है, इसलिए धात आपस में जुड़ जाएगा। ठीक, तो 5 का धात कितना हुआ, 2 धन 2 धन 2, कितना हुआ, 2 और 2 4, 4 और 2 6। जोड़ लीजिए, हमारा ये 5 का घात 6 और इधर भी 5 का घात 6 आ रहा है ना। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, हल करना है। ये विस्तार करके आप देख सकते थे हमारा जो आंसर है वह सही है या गलत है, आया समझ में। ठीक है, अब अगला नंबर नियम पर चलते हैं। आइए नियम नंबर 3 देखते हैं। नियम नंबर 3 में क्या है, ए और बी इन पूरे का घात m बराबर a का घात m गुणित
बी तधात एम, यहाँ पर इन दोनों के बीच क्या है, गुणा चिन्ह है, यदि ए बी यहाँ पर लिखाया है ना। कोई भी यहाँ पर संख्या यदि बड़ा संख्या है तो उसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, है ना। और गुणनखंड करने के पश्चात उसे हम घातांक के रूप में या घातीय संकेतन के रूप में ऐसे दर्शाए। इसके बारे में ये नियम नंबर 3 बताता है। यदि यहाँ पर कोई बड़ी वाली संख्या दिया है ना, और इसके घातांक दिया है तो हम उसे छोटे संख्या में कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पर 6 दिया है, उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ। 6 तधात यदि 5 दिया है, 6 तधात यदि 5 दिया है, अब हमें क्या करना है, इसे हल करना है। क्या करना है, हमें इसे हल करना है ना। तो हल करते हैं, कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम इसे गुणनखंड में तोड़ेंगे। इसको 6 तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 6 तो सबसे पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करते हैं तो देखते हैं कि ये कितना से भाग जाता है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, इस प्रकार से। तो देखने पर यहाँ पर प्राप्त होता है, यहाँ जैसे यहाँ पर 6 है अर्थात सम संख्या है, और सम संख्या इससे भाग जाता है, सम 2 से भाग चला जाता है, तो 2 से भाग देंगे, जिससे भाग देंगे उसको इधर लिखेंगे, और जिन संख्या का भाग देते हैं उसको इधर लिखते हैं। ये होता है गुणनफल, है ना। तो 2 तक पढ़ा हम कितना बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आता है, और फिर 3 एकम 3। तो इस प्रकार से इस जो गुणनखंड है ना, तो गुणनखंड कैसे करते हैं, इसलिए एक और वीडियो आप लोग को बना दूंगा मैं आप लोग के लिए, है ना। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे कि 6 है तो 6 तो मैं पहले 2 से भाग दिया, 3 आया, फिर 3 तो 3 से भाग दिया, है ना, क्योंकि 2 तो पढ़ने में नहीं आता। और यह प्रक्रिया तब तक करते रहना है जब तक यहाँ पर 1 प्राप्त ना हो जाए। मेरे यहाँ पर 1 हो गया मतलब अब भाग देना बंद हो गया। ऐसे नहीं करना चाहिए, 1 है तो 1 से फिर भाग दे देते हैं, ऐसा नहीं करना है यहाँ पर, तो है ना। अब इसका गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुणित 3, है ना, और 2 क्या कितना होता है, 6 होता है। ठीक, तो इस 6 दिया है, अब 6 तो मैं 2 छोटे संख्या में बांट सकता हूँ क्या, हाँ बांट सकते हैं, है ना। गुणनखंड में हम 6 के स्थान पर 2 गुणित 3 लिख सकते हैं, 2 गुणित 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 2 गुणित 3 तधात 5। मैं इसे इस प्रकार से लिखा, है ना, 2 गुणित 3 तधात 5, मतलब यही हो जा, ए का मान 2 है और बी का मान 3 है। यहाँ से साफ स्पष्ट नजर आ रहा है ना। ये ए बी है, ए का मान 2 मान लीजिए और बी का मान 3 मान लीजिए। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ए बराबर 2 और बी बराबर 3 दिया है, ठीक, और एम बराबर 5 दिया है। तुलना कर रहा हूँ उससे, यहाँ पर ए है, ए के स्थान पर 2 है, यहाँ पर बी है, बी के स्थान पर 3 है। इन दोनों के बीच भी जुड़ा हुआ है, इन दोनों के बीच भी जुड़ा हुआ है। इधर एम घात है, इसमें भी घात 5 है, तो लिख दिया। अब आप लोग तो किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं होगी, है ना, क्योंकि सामने में लिखा है इसी प्रकार से। तो हम इसी तरह से लिखेंगे 2 गुणित 3 का घात 5 बराबर लिखेंगे ए का घात एम अर्थात 2 का घात 5 गुणित 3 का घात 5। आया समझ में, नहीं आया, 2 गुणित 3 का घात 5 है यहाँ, है ना। तो ए के स्थान पर मैं 2 लिखा, यहाँ पर 2, और बी के स्थान पर 3। यहीं पर बस तुलना करना है भाई, सामने वाला ए है और दूसरा में जो लिखा है वहाँ बी है, ठीक। अब यहाँ पर घात जो है इधर लिख दिया, ए का घात एम, बी का घात एम, तो ए का मान है 2, तो 2 का घात 5 गुणित 3 का घात 5, ये है, ये भी है, ठीक। इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ गया। बस इतना ही आप लोग को करना है, ठीक है।
और यदि विस्तार देखना चाहते हैं तो विस्तार तर्क मैं बता सकता हूँ, इसे विस्तार कर देता हूँ, है ना, कंफ्यूज ना हो। विस्तार करने पर क्या होता है, 2 3 5 है, तो इसे मुझे 5 बार लिखना पड़ेगा। 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 ठीक। 2 3 5 है तो 2 3 2 2 3 इस प्रकार से करते हुए ये 2 3 4 5 बार लिख दिया। अब इसमें कोष्टक हटा देता हूँ, इन सभी कोष्टक को हटाता हूँ। कोष्टक हटा रहा हूँ ना, ये कोष्टक हट गया। अब कोष्टक हट गया, देखते हैं कि 2 3 2 3 2 3 इस प्रकार से अल्टरनेटिव चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 तो एक साथ लिखेंगे एक साइड में, तो 2 कितना बार ड्रॉ हुआ है, 1 2 3 4 5 बार, इसलिए मैं यहाँ पर 2 ये 5 बार हो गया। अब 3 देते हैं तो 3 भी 5 बार लिखाया है, 1 2 3 4 5, 5 बार हो गया। अब देते हैं इसे संकेत के रूप में कैसे लिखते हैं, है ना, तो 2 कितना बार है, कितना बार लिखेंगे या कितना लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 बार हुआ है, इसलिए हम इसे 2 5 लिखेंगे। और 3 भी 1 2 3 4 5 बार हुआ है, इसलिए 3 भी 5 लिखेंगे। ये आप लोग का आया, और ये दोनों समान आया ना, 2 5 वृत्त 3 5, इधर भी 2 5 वृत्त 3 5 आया समझ में। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, हल करेंगे ये विस्तार से। जब हल करने बोलेंगे तब की बात है, यदि आपके पास समय नहीं है ना, और बोलेंगे कि डायरेक्ट नियम के आधार पर बनाइए, तो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया नियम नंबर तीसरा। अब चौथा नंबर देखते हैं, आइए अब देखते हैं नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 में क्या कहता है, नियम नंबर 4 में यह कहता है कि जब दो समान आधार वाली जब दो समान आधार वाली घातीय राशियों का भाग होता है, क्या होता है, भाग होता है, तो भागफल में आधार वही रहता है, भागफल में आधार वही रहता है, तथा उनकी घाती आपस में क्या हो जाते हैं, घट जाती है। ये थे सबसे पहले बताया, और ये चौथा नंबर लगभग एक दूसरे से अपोजिट है, उल्टा है। उसमें ग्रह है तो ग्रह में जुड़ जाता है, लेकिन इसमें भाग में क्या हो जाता है, घट जाता है। बस इतना ही फर्क है उनमें और इनमें। तो याद रखने का इस प्रकार से हो सकता है कि पहला जो है चौथा से विपरीत है, इस प्रकार से, है ना। इसका संकेत में इस प्रकार से लिखा है, ए तद्घात एम भागित ए तद्घात एन बराबर ए तद्घात एम ऋण एन। अर्थात यदि दो समान आधार वाली घातीय राशि तो एक दूसरे में भाग करते हैं, तो आधार तो वही रहता है और घात आपस में घट जाता है। ठीक इस प्रकार से किताब हम इसमें प्रश्न देखते हैं, आइए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं देता हूँ, उदाहरण में लिखते हैं 2 4 भाजित 2 2 2 4 भाजित 2 इस प्रकार से मैं लेता हूँ, है ना। तो ऐसे हल होगा, इसीलिए लेते हैं इस फार्मूला के आधार पर। 2 हो जाएगा, मतलब आधार का वही रहता है, आधार धात आपस में घट जाता है, तो पहले धात में दूसरे धात को घटा देती है। अर्थात 2 भाजित 2 करने पर 2 4 ऋण 2 आपस में घट जाता है, और घटाने पर मिलता है 4 में 2 घटा दिए तो
2 अर्थात 2 तद्घात 2 ये आया, है ना। अब इसको हम विस्तार करके बताते हैं, हल करके बताते हैं कि वास्तव में 2 तद्घात 2 आता है या नहीं। यहाँ पर है 2 तद्घात 4 भाजित 2 तद्घात 2। हम देते हैं भाग तो हम बटन में भी लिखते हैं, इस प्रकार से भी लिखते हैं 2 तद्घात 4 बटा 2 तद्घात 2, इस प्रकार से लिखते हैं ना। ठीक, अब इसे लिख लेते हैं 2 तद्घात 4 है, मतलब 2 तगड़ा कितना बार होंगे 4 बार, 4 बार हो गया। अब 2 तद्घात 2 है तो 2 तद्घात कितना बार, नहीं 2 तगड़ा कितना बार होगा 2 बार। ठीक, अब नीचे में 2 और ऊपर में 2 कट दिया, फिर नीचे में 2 और ऊपर में 2 कट दिया, ऊपर में बचा कितना 2 ड्रिट 2, और इसे हम धातु संकेतक के रूप में लिखेंगे तो 2 तद्घात 2, क्योंकि 2 बार पड़ा हुआ इसलिए 2 लिख दिए, है ना। ये आधार 2 है तो यहाँ पर 2 तद्घात 2 आया, इसमें भी आया 2 तद्घात 2, आया समझ में। बस ये ज्ञात करना है ना, इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। और फार्मूला बताया था, उस फार्मूला के आधार पर भी बन जाएगा ये, है ना, जो आप लोग को पहले बताया था कि जब 2 संख्या तो यहाँ पर जो आधार है समान है तो घात आपस में जुड़ जाता है, इससे घातांक संख्या मतलब एक है, तो इन दोनों के बीच नियम नंबर फर्स्ट के अनुसार घात एक है तो 1 और 1 हो गया 2, आधार भी समान है। ठीक, इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया और ये हो गया नियम नंबर 4। समझ में आया। अब देखते हैं नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 में देखिए, नियम नंबर 5 में क्या है, पी तद्घात 0 बराबर 1, पी तद्घात 0 बराबर 1, पी के स्थान पर कुछ भी संख्या हो सकता है, अर्थात किसी राशि का घातांक 0 होने पर उनका मान हमेशा 1 होता है ना। चाहे कितना भी बड़े से बड़े संख्या ले लीजिए और यदि उसका घात जो घातांक है और 0 रद्द दिया जाए तो उसका मान 1 ही होता है। उदाहरण के तौर पर चलते हैं, 5 तद्घात 0 रद्द दिया मतलब 1, 10 तद्घात 0 रद्द दिया मतलब 1, 99 तद्घात 0 रद्द दिया मतलब 1, 9999 तद्घात 0 रद्द दिया मतलब 1। आ रहा है ना समझ में भाई। जितना भी बड़े से बड़ी संख्या तो घात यदि हम 0 रद्द देते हैं या 0 दिया है तो उसका मान 1 ही होता है, अरे समझ में। ठीक, ये तो हो गया नियम नंबर 5वां। अब नियम नंबर 6वां पर चलते। नियम नंबर 6वां में यहाँ पर आता है कि जब किसी भी राशि है वह परिमेय संख्या में दिया है और परिमेय संख्या में यदि नीचे हर तरह घातांक दिया है तो उसे हमें ऊपर लेना है, अर्थात अंश में लिखना है। तो अंश में लिखने के लिए घात सामने में ऋण चिन्ह लगाने पर अंश हो जाता है। जैसा कि 1/1 घात m है ना, इसका हमें क्या करना है, उल्टी पुल्टी करना है, मतलब परिमेय संख्या में है उसे जो रियल संख्या है ना, वास्तविक संख्या उसमें लाना है। तो क्या हो जाता है, ये और ये जो घात है वह घात के सामने में ऋण हो जाता है। मतलब हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे कि अंश तो हर और हर तो अंश में बदल देते हैं, अंश तो हर और हर तो अंश में बदल देते हैं। देखते रहिए यहाँ पर कैसे बदल रहा है। 1/1 घात m है ना, ये 1 अंश में है और ये 1 घात m हर में है। ऊपर वाले तो अंश चाहते हैं, नीचे वाले तो हर चाहते हैं, है ना। तो मैं इस हर तो अंश में ले जा रहा हूँ तो 1 घात यहाँ पर ऋण m हो जाएगा बटा 1 हो जाएगा।
अर्थात 1 से भाग देंगे तो इतना ही होगा, है ना। इस प्रकार से ठीक, इसमें बटा 1 नहीं लिखा है ना, तो इसे नहीं 1/8m, तो हम यदि इस रूप में लिखेंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा, अर्थात हर में लिखाया है उसे अंश में लेने के लिए m के सामने में ऋण चिन्ह लगाना पड़ेगा। ठीक, धनात्मकता ऋणात्मक में और ऋणात्मकता धनात्मक में बदल जाता है। उसी प्रकार दूसरा नंबर देखते हैं। ये तो हो गया पहला नंबर था, इधर दूसरा नंबर देखते हैं। 1 घात ऋण m दिया है, 1/8 घात ऋण m दिया है ना। ये 1/8 घात ऋण m, तो फिर हम बदलते हैं, है ना। अंश तो हर में और हर तो अंश में, यहाँ पर 8 है वहाँ नीचे में 8 हो जाएगा, और 1 घात ऋण m है वहाँ 1 घात m में हो जाएगा। यहाँ पर यदि ऋणात्मक है तो धनात्मक होता है, और धनात्मक है तो वहाँ पर ऋणात्मक हो जाता है। ये बात हमेशा याद रखना। ये होता है नियम नंबर 6वां। हम भाई किसी भी संख्या को यदि परिमेय संख्या में दिया है तो उसे वास्तविक संख्या में लाता है, तो वास्तविक संख्या में लाने पर उसका घातांक जो चिन्ह है वहाँ परिवर्तन हो जाता है। यदि वहाँ धनात्मक चिन्ह में है तो ऋणात्मक चिन्ह में बदल जाता है, और ऋणात्मक चिन्ह है तो वहाँ धनात्मक चिन्ह में बदल जाता है ना। अभी यहाँ पर बताया हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उदाहरण के तौर पर आप लोग के लिए, 1/2/3। अब इसे मुझे ऊपर ले जाना है, अर्थात 2/3 तो मुझे ऊपर लेना है, मतलब अंश तो हर और हर तो अंश बनाना है। तो क्या करूँगा मैं, 2/3 यहाँ पर धन 3 है तो ऊपर में जाने पर पूर्णांक में घातांक में ऋण 3 हो जाएगा, है ना, ऋण 3। ठीक, 2/3 ऋण 3। और यदि इस प्रकार से रहता 1/2 ऋण 3, तो उसमें 2/3 ही रहता। यहाँ पर ऋण का धन हो जाता है और धन का ऋण हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यह नियम नंबर 6वां होता है। तो इस प्रकार से इन घातांक के सारे नियम यदि आपको याद है तो आप एक भी प्रश्न इस पाठ से नहीं छोड़ेंगे, है ना। सारे प्रश्न आप तो आसान रूप से बनते याद आपके। ठीक है, तो इस वीडियो तो लास्ट तक देखना है और सभी नियम तो ध्यान से सुनना है, समझना है, उसके बाद में प्रश्नावली तो बनाना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा नया नया वीडियो जो है आप लोग को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। ठीक, जय हिंद, जय भारत।